So hi guys, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें we're gonna talk about a very important topic that is important for your need too. That is like how to start making notes. और अगर अभी तक भी आपने like for all the student, I'm categorizing you into two type, right? सबसे पहले वो student होंगे जो कि 11th standard में and दूसरे students होंगे जो कि 12th standard में, right? अगर आप if I start talking about notes, तो देखो notes काफ़ी important होते हैं आपकी नीट के टाइम पे when you are preparing for such a big competitive exam, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि without your notes you cannot go for subject like physics, chemistry and some part of bio too, right? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप अपनी जो जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, जिनमें तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए एनसीईआरटी के साथ भी, तो वो वाले क्वेश्चन फिर आपसे नहीं हो पाएंगे, राइट? सो इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि नोट्स सबके पास होने ही चाहिए। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव देयर ओन नोट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट नोट्स खुद ही बनाते हैं। सम स्टूडेंट टेक इट फ्रॉम अदर पीपल टू, राइट? किसी सीनियर से ले लिया या जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उससे नोट्स ले लिया, बट आई प्रेफर कि आप खुद के नोट्स खुद ही बनाएं, बिकॉज बिलीव मी, जब आप खुद के नोट्स खुद बनाते हैं तो देखिए हमेशा ये होता है कि हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का वो अलग होता है। आपको कोई चीज़ किस तरीके से समझ में आती है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे इंसान को कैसे वो चीज़ समझ में आती है, उसे कितनी देर में समझ में आती है, उसे किस तरीके से समझ में आती है, तो वो उसी तरीके से लिखेगा और उसी तरह से इंटरप्रेट करेगा अपने वर्ड्स में, राइट? सो नोट्स आर जस्ट द आई से कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स इज जस्ट लाइक अ पीस जिसमें आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने अभी गैदर की है, उसे आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, राइट? सो दैट इज इसीलिए हम कहते हैं कि नोट्स हमेशा खुद से बनाने चाहिए, किसी और के नोट्स कभी नहीं लेने चाहिए, राइट? सो सबसे पहले बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो कोई नहीं, आज से बनाना स्टार्ट करो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपके पास सही टाइम है कि आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड तो देन आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप नोट्स मेकिंग अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो जस्ट मेक श्योर कि आपको किन चैप्टर के लिए नोट्स बनाने हैं और किन चैप्टर के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक होकर पढ़ाई करनी है। ओके, सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट विल स्टार्ट विद बायो। ओके, सो सबसे पहले बात करूँ बायो की, तो मैंने आपको हमेशा बायो में बताया कि बायो में मेरे पास दो तरह के चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज लाइक थोड़े टफ चैप्टर्स, सेकंड वन इज लाइक इजी चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ मैं अपनी खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद आपको बता रही हूँ। तो आई डोंट नो, जो चैप्टर मुझे टफ लगते थे मान लो वो आपको ईजी लगे, या जो मुझे ईजी लगते थे वो आपके लिए थोड़े टफ हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, उसे आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि राइट मुझे कौन से चैप्टर में दिक्कत आती है। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आती हो, डजेंट मैटर वो बायो का, अगर चाहे आपको लिविंग वर्ड में भी दिक्कत आ रही है ना, जो चैप्टर फर्स्ट है अपने 11th स्टैंडर्ड का, तो अगर आपको उसमें भी दिक्कत आती है तो आपको उसके लिए नोट्स बनाने चाहिए। देखो हमेशा नोट्स अपन इन चीज़ों के लिए बनाते हैं जैसे कि अपन उस चीज़ को आसानी से समझ सके, राइट? वी आर मेकिंग नोट्स बिकॉज हमें उस चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आप मान लो आपको लिविंग, सब लोग बोलते हैं कि लिविंग वर्ड्स के तो कोई भी नोट्स नहीं बनाता, बट अगर आपको लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में भी दिक्कत आ रही है तो देन यू आपको नोट्स बनाने चाहिए, देन यू विल गो मेक नोट्स फॉर दैट चैप्टर ऑल्सो। सो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सबसे पहले तो ये देखो कि मुझे कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है। भले मुझे जैसे कोई बच्चा है ए स्टूडेंट है, उसे प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसमें दिक्कत नहीं आती, राइट? फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं आती, बट आपको दिक्कत आती है तो आपको नोट्स बनाने, राइट? तो रूल नंबर 1 यही है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है, लाइक कोई भी चैप्टर टफ लगता है, डजेंट मैटर कि वो बायो का है, फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, आपको उसके लिए नोट्स बनाने ही बनाने हैं। बिकॉज वही चैप्टर आगे जाके आपके पेपर में जब उससे क्वेश्चन आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ओके, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कभी भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे कोई भी चैप्टर टफ लगता है, डजेंट मैटर कि वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या बायो में है, मुझे उसके नोट्स बनाने ही बनाने हैं। तो ये तो मेरा हमेशा से सिंपल सी बात थी, ये हमेशा मुझे लगता था कि है ना, जो भी चैप्टर मेरा टफ है मैं उसमें नोट्स तो रखूंगी, चाहे से अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 भी टफ लगता है तो मैं उसके लिए भी नोट्स बना के रखूंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बायो। सबसे पहले बात करूँ बायो की। बायो में दो तरह के चैप्टर्स होते हैं, दो तरह से क्लासीफाई होती है। फर्स्ट वन इज लाइक थोड़े टफ चैप्टर्स, सेकंड वन इज लाइक द इजी चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि इजी चैप्टर के लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, मेरे टाइम पे जो लिविंग वर्ड था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, आई से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन चैप्टर के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाइंग प्लांट्स वाले चैप्टर के लिए भी नहीं नोट्स बनाए थे। बट व्हेन कमिंग टू एनाटॉमी ऑफ फ्लाइंग प्लांट्स, मुझे वो चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें समझ
वाली थी, राइट। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इस चैप्टर के लिए नोट्स नहीं बनाए तो देन तो मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और प्लस इसका जो क्वेश्चन आने वाला है वो तो मैं कभी अटैम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर में आपको टफ लगता है। अगर जो भी चैप्टर को टफ लगता है, एनाटॉमी हो गया, आपके पास फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हो गया, उसमें से आप देखते हो ना कि कैसे टफ तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसके लिए नोट्स बनाओ, रेस्पिरेशन वाले के लिए नोट्स बनाओ, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाला चैप्टर है उसके लिए नोट्स बनाओ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो डाइजेशन, आई नो आप लोगों की डाइजेशन नहीं है बट स्टिल यू नीड टू मेक नोट्स फॉर। मैं तो कहूँगी आप उसे पढ़ लो, राइट। डाइजेशन एक चैप्टर हटा है, अगर आप उसे पढ़ भी लोगे तो उससे आपको ज़्यादा अनटिल अनलेस अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो नहीं है सिलेबस में डाइजेशन नहीं है, मुझे छोड़ना ही है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर आप उसे पढ़ना चाहो तो आप उसे पढ़ भी सकते हो, ओके। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया टू। अगर आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, राइट। अभी नहीं बट MBBS में जाके आपको GIT सिस्टम और पूरा हमें हर फिजियोलॉजी में हर सिस्टम पढ़ना होता है। व्हेन वी आर स्टडिंग फिजियोलॉजी इन MBBS फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे हमें सब पढ़ना होता है, तो उसमें वी स्टडी GIT एंड डाइजेस्टिव। तो अगर आप 11th में पढ़ के जाओगे अच्छे से तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ओके। कमिंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज लाइक नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो ये तो पता चल ही गया कि नोट्स किसके बनाने हैं, राइट। जो भी चैप्टर में दिक्कत आती है, जो भी चैप्टर ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, या जिस भी चैप्टर में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझने में ऐसे कभी भी लगे ना कि हाँ यार मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, जाओ उस चैप्टर के लिए नोट्स बना लो। उससे क्या होगा कि एक बार आप उसको लिखोगे ना नोट्स को, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी, लाइक लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो स्टोर रहेगी, और प्लस आपके पास नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, राइट। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, लाइक अगर आप नोट्स भी बना रहे हो, किसी भी चैप्टर के बना रहे हो, बट स्टिल यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज, राइट। आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, आप NCERT से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो ऐसा तो कभी भी नहीं सोचना कि नोट्स बनाने से मेरा नुकसान हो जाएगा या मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो भी टाइम आप अपनी पढ़ाई को डिवोट करते हो, जितना भी टाइम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, भले आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप PPT सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQs या NCERT एग्जाम्पल या कोई भी बुक, वो हमेशा आपको बेनिफिट ही देगी, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज। सो वो तो टाइम आप हमेशा, वो वेस्ट टाइम नहीं होता, लाइक आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें, इधर यू आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, ओके। सो आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स बनाना इज ए गुड थिंग। आपको अगर पूरे चैप्टर के बनाने हैं, आराम से पूरे चैप्टर के बना सकते हो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, बल्कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे इसकी वजह से, ओके। सो या दैट्स लाइक ऐसे करना है, मतलब वीक को स्ट्रांग में डिवाइड कर लो, फिर जिन भी चैप्टर के नोट्स बनाने हैं उसके लिए अपने हिसाब से जो आपको टफ लगता हो, जिसमें भी आपको दिक्कत होती है, जस्ट मैंने बोला तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला उन्हीं चैप्टर के नोट्स बनाने, जो भी आपको टफ लगता है उसके नोट्स बनाने। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे आप सबको बतानी थी, आई वॉन्टेड टू से दिस कि है ना, हमेशा देखो नोट्स बायो में, मैं आपको ये बायो में बता रही हूँ ये न्यूज़ कि इन्फो कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बायो में देखो नोट्स होते हैं आपके पास, वेल एंड गुड, नोट्स हमेशा जो भी टफ चैप्टर उनके लिए प्रिपेयर रखो अपने पास, बट NCERT इज़ योर बाइबल, राइट। NCERT इज़ योर बाइबल, NCERT इज़ योर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। NCERT को आप जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो, बट बायो में तो अगर आपको कुछ भी, अगर आपको 360 भी चाहिए ना, आप नोट्स भले ही ना बनाओ, किसी भी चैप्टर के नहीं बनाओ, स्टिल यू कैन स्कोर 360। जस्ट मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। NCERT की हर एक लाइन, व्हेन आई से हर एक लाइन, इट मीन्स हर एक लाइन का हर एक वर्ड का हर एक मीनिंग जो से निकल रहा है, उसके पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट, यू शुड बी क्लियर विद दैट, राइट। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि NCERT का तो मैं ऐसा करूँगा कि उसका जो फर्स्ट पेज से लेके जहाँ तक वो दोनों 11th और 12th दोनों की NCERT का लास्ट पेज अच्छे से पढ़ के जाऊँगा, और उसे लिख लिख के, अगर आपको बोल बोल के याद होती है वेल एंड गुड, बट आई से कि आप है ना लिख लिख के ज़्यादा ट्राई किया करो, बिकॉज जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, तो रेदर देन बोलने से भी ज़्यादा वो आपके लंबे समय तक आपके ब्रेन में स्टोर रहती है, राइट। क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो मैंने अपने एग्जाम से पहले 5 से 6 रफ कॉपीज जस्ट 1 महीने के अंदर भर दी थी, राइट। जस्ट लिख लिख के, बिकॉज मुझे लिखना इतना, मतलब मैं न्यूज़पेपर में भी लिख देती थी, किसी भी रफ कॉपी मिली उस पर लिख दी, कोई पुरानी कॉपी उसको पूरा भर दिया लिख लिख के, जस्ट मुझे लिखना है। भले मेरी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही, किसी को, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आती जब मैं देखती थी कि मैंने क्या लिखा, बट इट्स जस्ट कि मेरे माइंड, मेरा जो माइंड उस टाइम पे वो एक्टिव है, वो खुद लिखे जा रहा है, बस स्पीड मेंटेन करके लिखना है, और जस्ट मेक श्योर कि हाँ NCERT इज़ द गोल्ड बुक, NCERT इज़ द मेन बुक जिसको आपको फॉलो करना है। और आई से कि सबसे पहले जब आप जो नोट्स बनाया ना आपने, जो भी टफ चैप्टर उनके लिए नोट्स है, सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ो, नोट्स पढ़ा देन गो टू NCERT। फॉर एग्जांपल अगर मुझे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो मैं पहले डायरेक्ट NCERT में जंप नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ूंगी। नोट्स पढ़ने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे हर चीज़ अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। फिर जब मैं NCERT पढ़ूंगी नोट्स पढ़ने के बाद, देन मैं जब आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा फील होता है नहीं, बट मुझे फील होता था कि जब मैं अपने नोट्स करने के बाद, जैसे मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स पढ़े, उसके बाद मैं NCERT पढ़ी हूँ, तो मेरे सामने NCERT की हर एक लाइन डिकोड होती चली जाती थी। इट मीन्स मुझे हर एक लाइन के पीछे का मतलब ऐसा लगता था कि बस NCERT इतनी अच्छे से लिखी हुई बुक है ना, कि इसमें हर एक लाइन इतनी अच्छे से समझाई गई है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो देन आपको NCERT पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और आपको लगेगा कि हाँ यार ये सबसे बेस्ट बुक है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा बायो के लिए तो एटलीस्ट इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है।
और बिलीव मी, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे और आप अपने नोट्स अच्छे से कर लेंगे एंड प्लस एग्जाम्पलर 2 एंड पीवाईक्यूज, तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आई थिंक आपका कुछ बचेगा नहीं बायो में। डेफिनेटली यू विल गेट अ 360 स्कोर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कोई पेपर में गलती नहीं करेंगे, बबलिंग मिस्टेक जैसे मैंने की थी वैसे नहीं करेंगे, और अपने पेपर में हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कि लाइक आपने इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ा, आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा, आपने जो आंसर्स थे उन्हें अच्छे से देखा कि क्या आंसर्स है। हमेशा ऐसे कि हमेशा आप जब भी बायो में अपना करें ना, तो बायो में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मिस्टेक वुड भी कि आप टाइम कम देते होंगे तो आपके नंबर थोड़े कम। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सम टिप्स विथ यू गाइस सो दैट कि आपको बायो में स्कोर अच्छा हो पाए, कि हमेशा एक तो बायो के पेपर में थोड़ा टाइम, बायो को एटलीस्ट 45 मिनट्स दिया करो, ओके क्योंकि बायो इज लाइक आपका 360 मार्क्स दे रहा है, इज इट लाइक इक्वल टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट स्टिल यू आर गिविंग 25 to 30 मिनट्स टू बायो, दैट्स नॉट फेयर, ओके। तो आपको हमेशा बायो को सफिशिएंट टाइम देना है, बायो में क्वेश्चन सही से पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने पर टाइम लगाओ रेदर देन जस्ट मार्किंग योर आंसर, बिकॉज वो तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, राइट। एंड या बस अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर्स समझ के पढ़ो, और लेक्चर्स में देखो नोट्स कैसे बनाने हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने का कोई तरीका, कोई पैटर्न नहीं होता, बस आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखती है उसे ब्लैक से या रेड से किसी से भी हाईलाइट कर लो, एनसीईआरटी को हाईलाइट करके पढ़ो, और अपने नोट्स में हर चीज़ मेंशन रखो। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो एनसीईआरटी में लिख लो। ऐसी सब बातें अगर आप करोगे ना तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा बायो में तो एटलीस्ट। अबाउट केमिस्ट्री की बात करो, देखो केमिस्ट्री में क्या करना है। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल, देन वी हैव इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक। कमिंग टू फिजिकल के लिए मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक बिकॉज वो थोड़ा ईजी लगता है मेरे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक में वी हैव लाइक द सम चैप्टर दैट आर बेसिक, सम चैप्टर दैट आर मोर ऑफ लाइक जिन्हें याद करना ज़्यादा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई से कि मेरे पास ब्लॉक केमिस्ट्री है, मेरे पास पी है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक तो आई थिंक आपका रिमूव हो गया नहीं है शायद आपके, लाइक आप देख सकते हो उसे अपने सिलेबस पे, जो रिड्यूस सिलेबस उसमें देख लेना कि एस ब्लॉक है या नहीं, बट आल से वो नहीं है शायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग में पीरियडिक टेबल करके जो चैप्टर्स है, ऐसे कि उनके लिए आप नोट्स बना लो बिकॉज वो आपका बेसिक है, राइट। केमिकल बॉन्डिंग के लिए तो आप एटलीस्ट नोट्स बनाओ, पीरियडिक टेबल में तो इतना कुछ खास है नहीं, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे, बट मैंने बाद में नोट्स को इतना पढ़ा नहीं है बिकॉज उसमें से क्या होता है कि उसमें जब टीचर शुरू में पढ़ाता तो आपको हर चीज़ बेसिक से, लाइक बैलेंसी क्या होती है, केटायंस एंड एनायंस, सोडियम की बैलेंसी क्या होती है, अपने पास एलिमेंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो मेंडलीव्स टेबल करके कुछ लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी है, ऐसा कुछ वो पढ़ाते हैं शुरू में। तो दैट इज़ लाइक मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट, और थोड़ा थोड़ा आपको मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में वो थोड़ा एंटर करने लग जाते हैं उस टाइम पे, इनऑर्गेनिक की फील्ड में, तो वो थोड़ा समझने का होता है। तो उसके लिए नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप बना सकते हो बिकॉज उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज है, स्ट्रक्चर्स है। अगर आप स्ट्रक्चर की लाइक फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है अपने पास, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, DsP2, NsP3D2, D2sP3, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऐसी इतनी सारी थ्योरीज है आपके पास, राइट। तो ऐसे कि वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन का वेटेज भी सही रहता है, राइट। तो आप उन दोनों चैप्टर के लिए नोट्स बना सकते हो। उसके बाद कमिंग टू द रेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे आपको एनसीईआरटी से ही करना है, ऐसे उनके लिए नोट्स मत बनाओ। लेक्चर अटेंड करना है तो दैट इज लाइक वो तो कर ही सकते हो। अगर आपको लेक्चर जिस भी आपको लगे ना कि हाँ मुझे इसमें किसी में भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए आपको नहीं बनाने नोट्स, उतना ही काफ़ी रहेगा, अपने एनसीईआरटी से पढ़ो, हो जाएगा उससे। अगर एनसीईआरटी अच्छे से करोगे ना तो एनसीईआरटी को अच्छे से करने से आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। एंड देन आई से कि उससे आपका टाइम जो बचेगा उसे एनसीईआरटी पे दो, एनसीईआरटी के बैक इन टेक्स्ट और सारे जो भी मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ पाओ, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सब अच्छे से सॉल्व कर लो बिकॉज पेपर तो आखिर में तो एनसीईआरटी से आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस कम हुआ है या आपके पास टफ चैप्टर्स है, ऐसा मत सोचना कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर से आएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ एनसीईआरटी से बाहर पेपर आएगा, और अगर आता भी है तो वो सबके लिए आएगा। तो यू डोंट वरी कि हाँ चलो एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना, ऐसा नहीं करना। पहले अपना मेन फोकस रखो एनसीईआरटी पे, जब एनसीईआरटी अच्छे से 100 बार हो जाए ना सभी सब्जेक्ट की, उसके बाद फिर कुछ और पढ़ना, ओके। एंड देन या कमिंग टू ऑर्गेनिक के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसे ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए हर चैप्टर के लिए नोट्स बना लेना बिकॉज वो नोट्स आपके बाद में हेल्प करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नोट्स रेडी रखना, उसके साथ अपनी ऐसे नेमिंग रिएक्शन की जो आपने शीट्स बनाई होगी ना वो रेडी रखना। उसके बाद अपनी जो मैकेनिज्म है उसकी जो शीट्स होंगी उन्हें रेडी रखना। एंड इन तीनों को अच्छे से मतलब एक साथ करके रखना सो दैट कि आप जब एग्जाम हो आपका नीट का एग्जाम, उससे पहले आप अच्छे से सारे पेजेस को पलट के अच्छे से कर पाओ। तो इतना आपको खुद से करना होगा, मुझे मत बोलना कि मैं दूँ, क्योंकि फिर वही है ना कि आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे। आप खुद से हर एनसीईआरटी के पन्ने को वो नहीं ढूंढोगे नहीं कि हाँ यार इसमें यहाँ पे कौन सी नेमिंग रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे मेरे पास
रिमेंबर वुड्स रिएक्शन है, यहाँ पे मेरे पास वुल्फ किश्नर है, यहाँ पे मेरे पास एंड मैनी मोर, मुझे इतना याद नहीं है अभी, बट हाँ जो भी आपके पास रिएक्शंस है, आपको नेमिंग रिएक्शन का एक चार्ट ले लो, या तो बड़ा सा या फिर एक सिंगल पेज में, जैसे भी आपको सही लगे आप बना सकते हो। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो करने आपको, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, इंडेक्स मत छोड़ना, बैक मत छोड़ना। नाउ कमिंग टू फिजिकल, देखो नोट्स फिजिकल में भी आप जब लेक्चर अटेंड करोगे, मान लो मैं आज कोई टीचर है उनका लेक्चर दिख रही हूँ, तो जैसे जैसे वो पढ़ाते जाएंगे वही मैं लिखती जाऊँगी, नहीं तो बस वही है, नोट्स तो वैसे ही बन जाएंगे आपके पास। एंड प्लस फिर मैं उसके बाद क्या करूँगी, मैं अपनी फॉर्मुला शीट्स भी रखती थी, बिकॉज मुझे एग्जाम से पहले पूरा चीज़ें एकदम ऐसा लगता था कि पूरी चीज़ें मुझे रिवाइज करनी है, तो पूरा चैप्टर पूरे नोट्स रिवाइज कर नहीं सकती एग्जाम से 1 से 2 घंटे पहले, तो जो फॉर्मुला शीट्स होती थी वो रेडी रखती थी। उसमें क्या था कि जैसे मोल कंसेप्ट में फॉर्मुला कितने हैं, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में कितने हैं, देन मेरे पास वो गैशियस स्टेट हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम, इन सबके फॉर्मुलाज रेडी रखती थी, सो दैट कि मुझे कभी भी एग्जाम से पहले पढ़ना हो तो मैं उनकी हेल्प ले सकूँ। उसके साथ नोट्स आपके रेडी होएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और ऑर्गेनिक के नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनऑर्गेनिक में चलो आप किसी भी चैप्टर के मत बनाओ, बट फिजिकल और ऑर्गेनिक में हर चीज़ के नोट्स बना के जाना, सो दैट कि आपका वहाँ पे कोई थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए ना फिजिकल से या ऑर्गेनिक से, तो वो आप अच्छे से कर पाओ, बिकॉज वही वहाँ ऐसे कि वहाँ थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है, मैंने देखा है ये कि ऑर्गेनिक में आ जाता है, और फिजिकल में भी चलो चलता है, 1-2 क्वेश्चन आ गए तो, बट अगर आपका एम है कि नहीं मुझे 180 चाहिए, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने नोट्स के साथ, आपको फिजिकल के लिए और ऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाने हैं। टीचर फिजिकल के लिए और ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको टीचर बता रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने ऑलरेडी टीचर्स के ऊपर जो जिन टीचर्स को मैंने फॉलो किया था, आप उन्हें उनका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हो। और प्लस ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए भी मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना रखा है, बुक्स के लिए बना रखा है, सो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो वहाँ पे मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो, राइट। मैं अभी यहाँ बता के आपका प्रीशियस टाइम अभी वेस्ट नहीं करूँगी। एंड नाउ कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री में ये हो गया, नोट्स हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि जस्ट बिकॉज फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कभी भी नहीं करना। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ा था गाइस, आई डोंट नो आप लोगों को बिलीव होगा या नहीं होगा, मैं आपको कभी अपनी एनसीईआरटी दिखाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री की, जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला था। बिकॉज आई नो काफ़ी लोग कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, उसके नोट्स होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, और इंटेक्स चलो कर लिया। नहीं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। यू आर नॉट आपको नहीं पता कि कौन सी लाइन में से क्वेश्चन आ गया, अगर वहाँ पे कोई डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आ गया फिजिकल केमिस्ट्री में, देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट, बिकॉज आपने लाइन ही नहीं पढ़ी होगी। और मैं कह रही हूँ ना, आपको लाइन्स जस्ट एनसीईआरटी की लाइन होगी, वो लाइन ही आपके एग्जाम में उठ के आ जाएगी पूरी की पूरी। तो देन अगर आपने उसे एक बार भी नहीं पढ़ा तो ये मिस्टेक नहीं करनी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जानी है फिजिकल की भी। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज द मोस्ट आई से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नीट, ऑल द नीट स्टूडेंट, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में आई से फिजिक्स में योर नोट्स आर योर जस्ट सेवियर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप फिजिक्स में आई डोंट नो आप लोग कैसे अपना बेस, अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करोगे, बिकॉज आपके नोट्स ही है जो आपके लिए सेवियर का काम करते हैं। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप अपने नोट्स पे जाते हो, आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, अपने नोट्स पे जाते हो। आपको एनसीईआरटी में कुछ डाउट होता है कि यार एनसीईआरटी में ये कैसे लिखा तो है पर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसका आप किसकी हेल्प लेते हो, नोट्स की, बिकॉज आपके टीचर भी 24/7 आपके पास अवेलेबल नहीं होता। यूट्यूब पे या गूगल पे भी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता, पर आपके जो नोट्स है उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ों का सोल्यूशन होता है, जो कि रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, जो भी आपको रेलेवेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन आपकी स्टडी से जनरेट होता है तो उसका आंसर आपको अपने नोट्स में मिल जाता है। तो फिजिक्स के लिए तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने नोट्स नहीं बनाए, हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, जो भी चैप्टर जितना भी चैप्टर आपके सिलेबस में है हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, लेक्चर देखो जो टीचर बता रहे हैं लिखते जाओ। मैंने आपको पहले ही बताया, कई बच्चे बोलते हैं उम्मीद को फॉलो करें और फिजिक्स वाला सर की, जिसमें अलग से पढ़ाते हैं, येस यू कैन गो फॉर दैट इज ग्रेट टू। अगर आपको एमआरसी की वीडियोस भी, एमआरसी के वन शॉट्स अवेलेबल, आप उन्हें पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहे उनके वन शॉट से आप पढ़ सकते हो। देखो अभी आपके पास टाइम कम है तो आई विल नॉट से कि आप ना ज़्यादा लंबे वीडियो देखो, बिकॉज उससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके लेक्चर अटेंडिंग में चल जाएगा, एंड देन यू आर नॉट बी एबल टू डू सेल्फ स्टडी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई से कि आपको अपने जो पढ़ाई का अभी है ड्यूरेशन, उसे 3 और 3 मंथ के टाइम पे डिवाइड कर दो, राइट। क्योंकि आपके पास आई से अभी आपके पास अप्रॉक्स 6 मंथ एंड आई से 15 डेज, राइट, आपके पास पड़े हैं। तो आपके पास अभी क्या करना है आपको कि जैसे ऐसे कर लो कि 3 मंथ्स 15 डेज में मैं अपनी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, और लास्ट के जो 3 मंथ है उन्हें मैं अपने रिवीजन के लिए रखूँगा। उस टाइम पे मैं अपने सिलेबस का एटलीस्ट पूरे सिलेबस का 20 से 30 बार वो करके जाऊँगा, रिवीजन करके जाऊँगा, राइट। ऐसा करके चलना है आपको। ऐसा अगर आप करोगे तब आप लास्ट में पहुँचोगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने तक। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करें कि अभी भी धीरे बिल्कुल स्लो अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, एंड देन यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर टेस्ट आपको मिस कर देता है जस्ट बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं था। ऐसी मिस्टेक भी नहीं करनी। जस्ट मेक श्योर कि यू आर
लाइक आपकी जर्नी में आपने बैलेंस बना के रखा है, अपने जो थ्योरी है प्लस अपने जो मॉक्स है प्लस अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, राइट। बिकॉज अगर आपने कोई भी चीज़ को कम किया है, किसी को ज़्यादा किया, तो देन इट्स गोना लाइक अफेक्ट योर एग्जाम, अफेक्ट योर स्कोर, अफेक्ट योर रैंक। लाइक ऐसा नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अभी डिसाइड कर लो, अभी से अपना वो बना लो गाइडलाइन, अभी अपनी जो डेट है वो बना लो कि हाँ यार मुझे इस डेट तक अपना सिलेबस कंप्लीट चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। फिर जैसे मैं वन शॉट देख के करूँ, और जो भी ऐसे कि जो वन शॉट भी मैं देखती थी ना, वो वन शॉट भी 7 से 8 घंटे का होता था, राइट। सो यू कैन इमेजिन मैं 2x पे देखा करती थी, 1x, बिकॉज वो टीचर इतना धीरे धीरे बोलते थे तो मुझे लगता था 2x सही है, तो उससे मेरा हो जाता था सही से, और मुझे हर चीज़ समझ में भी आ जाती थी, नोट्स भी रेडी है, और प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी हो गए थे सही सही अच्छे से। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो वन शॉट आ ग्रेट। फिर भी अगर आपको लगता है ना कि हाँ कौन से, तो मुझे आप कमेंट से बता देना, स्टिल आई विल बी देयर रिप्लाइंग टू यू गाइस कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ओके। किसी में भी, वेदर इट्स लाइक बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कहाँ से लेक्चर अटेंड करने हैं, कौन से टीचर से पढ़े, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। आप मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग आई वाज सेइंग कि समवन लाइक कुछ मुझे बोल रहे थे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया कुछ स्टूडेंट्स को, एंड दे लाइक समवन लाइक सम पीपल वर इन द 11th स्टैंडर्ड एंड दे वर सेइंग कि हाँ आगे आगे लाइक अब अभी हम जीरो से स्टार्ट करें तो कैसे होगा। तो अभी आपके पास जो भी स्टूडेंट है 11th में है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टेंशन नहीं लो, जस्ट आई से कि सबसे पहले तो ये देखो कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, रिवीजन एंड मॉक्स। ऐसा करते जाओ, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आपने पूरी चीज़ें पढ़ ली, कब आपका सब कुछ कवर हो गया, और कब आपका नीट का एग्जाम आया और आपकी एक अच्छी रैंक और एक अच्छा स्कोर मिल गया, एंड यू आर इन योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो बस आपको यही करना है। आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जर्नी, आपका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा अगर आपकी जर्नी अच्छी है, राइट। तो फोकस करो अपनी जर्नी पे, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझे अपने लाइक कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड या जस्ट पढ़ाई करते रहो, ओके। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।